नमस्ते। देखिए, आगामी बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस 2026 की जीएनएम प्रथम वर्ष की परीक्षाएं बस आ ही गई हैं। सिलेबस बहुत विशाल है और समय तो हमेशा कम ही लगता है। रातों रात इस पूरी तैयारी का दबाव एक भारी तनाव पैदा कर सकता है। इसीलिए यह एक्सप्लेनर एक अल्टीमेट सर्वाइवल गाइड के रूप में तैयार किया गया है। यहाँ सीधे स्रोत सामग्री से उन सबसे क्रूशियल सवालों और टॉपिक्स को डिकोड किया जाएगा जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं। अब स्क्रीन पर जो नंबर है 360, ये कोई साधारण नंबर नहीं है। बात हो रही है 360 डिग्री सुप्रीम एग्जाम नोट्स की। सोर्स मटेरियल एकदम साफ कहता है कि 400 पन्नों के भीतर 10 अलग अलग विषयों को समेटना ही इस एग्जाम को क्रैक करने का असली सीक्रेट है। रातों रात तैयारी करने के लिए हर विषय को लगभग 30 से 40 पन्नों में सिकोड़ देना इस विशाल सिलेबस से निपटने का एक बेहतरीन और अचूक समाधान है। मतलब सब कुछ रटने के बजाय सीधा उन बातों पर फोकस करना जो वाकई मायने रखती हैं। तो इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही क्लियर रहने वाला है। इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है: कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पर्यावरण स्वच्छता की मूल बातें, स्वास्थ्य शिक्षा और संचार, और अंत में आवश्यक पोषण विषय। चलिए बिना देरी किए पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। भाग 1, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मुख्य इकाइयां। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ये सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए यहां सिर्फ हाई यील्ड प्रश्नों पर ही निशाना लगाना है। नर्सें समुदाय में रक्षा की पहली पंक्ति होती हैं और इसीलिए प्राइमरी हेल्थ केयर या प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का कॉन्सेप्ट सबसे बुनियादी है। ये सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो परीक्षा में बार बार हर बार दिखता है। इसके साथ ही इसके सिद्धांतों, इसके कार्यों और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में एक नर्स की वास्तविक भूमिका क्या होती है, ये जानना परीक्षा के नजरिए से एकदम अनिवार्य है। छोटी छोटी डिटेल्स में खो जाने के बजाय आइए इस पूरे सिलेबस को तार्किक रूप से मैप करें। स्वास्थ्य मूल्यांकन में सिर से पैर तक की जांच को समझना, प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम पर पकड़ बनाना और रेफरल सिस्टम में देखभाल के अलग अलग स्तरों की एकदम स्पष्ट जानकारी होना, यही वो चीजें हैं जो सीधे मार्क्स दिलाएंगे। और अगर बात करें सीधे सवालों की, तो ये एक सटीक परीक्षा प्रश्न है। स्वास्थ्य मूल्यांकन के घटक क्या हैं? इस सवाल का जवाब उंगलियों पर होना चाहिए। इसके अलावा एक स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती हैं और स्पेसिमेन कलेक्शन यानी नमूना संग्रह के दौरान एक नर्स की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर के पसंदीदा हैं। एक और बेहद प्रैक्टिकल और गारंटीड मार्क्स वाला हिस्सा है होम विजिटिंग। यात्रा की शुरुआत से लेकर पूर्व योजना, घर के अंदर की गतिविधि, समाप्ति और यात्रा के बाद की योजना तक, इन 5 चरणों का क्रम बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। इन स्टेप्स के साथ साथ होम विजिटिंग बैग की तकनीक को अच्छे से समझा पाना अच्छे अंक हासिल करने का एक शानदार तरीका है। अब आते हैं भाग 2 पर, पर्यावरण स्वच्छता की मूल बातें, समुदाय की रक्षा करना। पर्यावरण स्वच्छता का सीधा सा मतलब है हमारे आसपास मौजूद खतरों को सही समय पर पहचानना। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इन पर सवाल आना तो लगभग तय ही है। इनके दुष्प्रभाव क्या हैं, नियंत्रण के उपाय क्या हैं, और विशेष रूप से जल जनित रोगों यानी वाटरबॉर्न डिजीज को समझने से बड़े अंक आसानी से सुरक्षित किए जा सकते हैं। वायु प्रदूषण की बात चल ही रही है तो वेंटिलेशन या वायु संचार एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर शॉर्ट नोट में चमकता हुआ दिख जाता है। तापमान, नमी और गंध को नियंत्रित करने के लिए इसकी सटीक परिभाषा क्या है, इसके प्रकार क्या हैं और खराब वेंटिलेशन के क्या-क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इन बिंदुओं को किसी भी हाल में इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहाँ एक और बहुत ही क्रिटिकल सवाल है, अपशिष्ट निपटान और जल शुद्धिकरण के तरीके क्या हैं। एग्जाम में सामुदायिक और घरेलू दोनों स्तरों पर ज्ञान परखा जाता है, इसलिए बड़े पैमाने पर और छोटे पैमाने पर जल शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं को समझाना आना ही चाहिए। इन सवालों के साफ सुथरे जवाब तैयार रखना बहुत फायदेमंद साबित होगा। भाग 3, स्वास्थ्य शिक्षा और संचार, मरीजों के साथ जुड़ना। देखिए, एक नर्स केवल दवाएं ही नहीं देती, वो मरीजों के स्वास्थ्य व्यवहार को भी पूरी तरह से दिशा देती है। इसीलिए शाब्दिक और अशाब्दिक संचार यानी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। और उससे भी बड़ी बात, संचार की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं या बैरियर्स को पहचानना और उन्हें सही उदाहरणों के साथ समझाना। इसके बिना स्वास्थ्य शिक्षा का टॉपिक एकदम अधूरा है। अब ये 2 शब्द अक्सर बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं,
परामर्श और स्वास्थ्य शिक्षा। सोर्स मटेरियल साफ तौर पर इन दोनों के बीच के अंतर की मांग करता है। इन दोनों को अलग अलग परिभाषित करना और उनके अपने अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करना एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। और एक अच्छे परामर्शदाता या काउंसलर के गुण क्या होते हैं? एक आदर्श काउंसलर को सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, एक बहुत अच्छा श्रोता होना चाहिए, निष्पक्ष यानी नॉन जजमेंटल होना चाहिए और धैर्यवान होना चाहिए। साथ ही ऑडियो विजुअल एड्स, खासकर 3D और प्रोजेक्टेड एड्स पर भी नज़र जरूर डालनी है, क्योंकि इन पर शॉर्ट नोट्स अक्सर आ ही जाते हैं। और अब हमारा आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग 4, आवश्यक पोषण विषय, रिकवरी को बढ़ावा देना। एक मरीज की रिकवरी में पोषण की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता और सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा इसी के इर्द गिर्द घूमता है। चिकित्सीय आहार या थेरेप्यूटिक डाइट क्या है? डाइट में बदलाव कैसे किए जाते हैं? कुपोषण की बुनियादी परिभाषाएं क्या हैं? ये सब रोगी के प्रभावी इलाज के लिए एकदम मूलभूत आवश्यकताएं हैं और एग्जामिनर इन्हें जरूर पूछता है। अब समय है कुछ रैपिड फायर टॉपिक्स का। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे शॉर्ट नोट्स आना लगभग तय है। बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI, बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR, संतुलित आहार, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954, इन पर एकदम सटीक और पंच वाले उत्तर तैयार होने चाहिए। भोजन का बजट कैसे तय होता है, ये भी एक बहुत ही शानदार स्कोरिंग टॉपिक है। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन सोर्स के अनुसार ये एक बिल्कुल सीधा और व्यवहारिक परीक्षा प्रश्न है। पोस्ट एग बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। इसके अलावा फ्रूट सलाद की तैयारी और हल्का आहार यानी लाइट डाइट क्या होती है, ये सिलेबस के वो हिस्से हैं जिन्हें अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, पर ये सॉलिड मार्क्स दिलाते हैं। पोषण की इस पूरी चर्चा को समेटने के लिए उन प्रमुख राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रमों को जानना बहुत जरूरी है जो देश में चल रहे हैं। मिड डे मील योजना, ICDS कार्यक्रम और FSSAI जैसी एजेंसियां एग्जाम पेपर्स में छाई रहती हैं। इनके क्या कार्य हैं, इनके उद्देश्य क्या हैं, इनकी स्पष्ट समझ तो होनी ही चाहिए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का निष्कर्ष क्या निकला? यही कि हर एक पन्ने और हर एक लाइन को रटने की कोशिश करने से सिर्फ और सिर्फ घबराहट बढ़ेगी। इसके बजाय स्मार्ट स्टडी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए इन बार बार रिपीट होने वाले विषयों और थीम्स पर अपनी पकड़ मजबूत करना ही 2026 की परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास करने का असली मंत्र है। और अब अंत में एक सवाल जो खुद से पूछना जरूरी है, क्या पढ़ाई की योजना पहले से ही व्यवस्थित हो चुकी है या अभी भी उन 400 पन्नों को कवर टू कवर शुरू से अंत तक रटने का प्रयास चल रहा है? समय आ गया है इस एक्सप्लेनर में बताए गए व्यवस्थित रोड मैप को लागू करने का। इस स्मार्ट अप्रोच के साथ वो विशाल सिलेबस अब बिल्कुल भी डरावना नहीं लगेगा। तो चलिए ज्ञान को व्यवस्थित किया जाए और परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार रहा जाए।